हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं एनटीए अभ्यास के सिलेक्टेड क्वेश्चंस। जेईई मेंस 2021 के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल ये होंगे यदि आप इनको पूरी शिद्दत से करते हैं तो। सवाल नंबर 1 हमारे पास है, इन अ Coolidge tube the potential difference used to accelerate the electrons is increased from this to this. As a result, the difference between the wavelength of K alpha line and minimum wavelength becomes 2 times than the wavelength of K alpha line. तो के अल्फा लाइन के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होती है वो डिपेंड नहीं करती है हमारे इन एक्सिलरेटिंग वोल्टेज से। एक्सिलरेटिंग वोल्टेज कुछ भी हो, के अल्फा लाइन या के बीटा लाइन या के गामा लाइन जो है उनकी वेवलेंथ डिपेंड नहीं करती है एक्सिलरेटिंग वोल्टेज पे। तो किस बात पे डिपेंड करती हैं? वो मटेरियल पे डिपेंड करती हैं, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स अरेंज्ड हैं उस बात पे डिपेंड करती हैं, मटेरियल पे डिपेंड करती हैं। ये के अल्फा लाइन, के बीटा लाइन, एल अल्फा लाइन, एल बीटा लाइन, इनकी वेवलेंथ। तो मैं कह सकता हूं कि पहले वाले केस में जो डिफरेंस है के अल्फा लाइन की वेवलेंथ का माइनस जो कट ऑफ वेवलेंथ है, कट ऑफ वेवलेंथ को लिख सकता हूं, जानते हैं कि ई की वैल्यू जो होती है वो एच सी अपॉन लेमडा के बराबर होती है, और इस ई को लिख सकता हूं मैं चार्ज इनटू एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। तो यहां से लेमडा की वैल्यू आ जाती है आपके पास एच सी अपॉन ईवी के बराबर, और एच सी अपॉन ई की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 12.4 के बराबर। तो 12.4 डिवाइड बाय वोल्टेज आपको मिल जाएगा ये रिजल्ट। 12.4 डिवाइडेड बाय वोल्टेज कितना है आपके पास, 24.8। ये डिफरेंस जो है वो है कुछ लेट्स से एक्स के बराबर है। अब हमने क्या किया है, इसको डबल कर दिया है एक्सेलरेटिंग वोल्टेज को, तो डिफरेंस जो है वो भी क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, डबल हो जाता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेमडा अल्फा, ये तो कांस्टेंट रहेगा, माइनस ऑफ 12.4 डिवाइडेड बाय नया वोल्टेज कितना है 49.6 इज इक्वल टू, ये हो जाता है 2x के बराबर। अब इन दोनों को जो है आप डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिलेगा लेमडा अल्फा माइनस ये कितना था आपके पास, 2 बार, सो -1/2, और यहाँ पे डिवाइड करेंगे लेमडा अल्फा -1/4 इज इक्वल टू 1/2। मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ से मिलेगा 2 लेमडा अल्फा 2 टाइम्स लेमडा अल्फा -1 इज इक्वल टू लेमडा अल्फा -1/4। तो ये लेमडा अल्फा को इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए तो आपको मिलेगा यहाँ से 3/4 इज इक्वल टू लेमडा अल्फा। तो ये मिल जाएगा आपको 0.75 के बराबर। 0.75 एंगस्ट्रॉम हमारा आंसर हमें मिल जाता है। सवाल जो है ठीक था, आसान भी नहीं था इतना, यदि आपको एक्सरे के बारे में नहीं मालूम है तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता था। तो सवाल बिल्कुल एवरेज है, 3 आउट ऑफ 5। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद भी हो सकती है। ठीक है, अनअकैडमी IIT JEE मेगा कॉम्बैट टेस्ट जो कि 22 अगस्त को, ठीक है ना, 22 अगस्त को ये, ठीक है, आपका कंडक्ट किया जा रहा है। ठीक है, सुबह 11 बजे। ठीक है बच्चों, और बहुत ही अच्छे लेवल का टेस्ट बना होगा। लेवल का मतलब है कि बहुत ही बढ़िया वाले क्वेश्चन इसमें प्रिपेयर करके डाले हुए हैं, आपको मजा आएगा इस टेस्ट को देने में। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको थोड़ी सी मैं आपको डिटेल दे देता हूं। 500 लोगों को अवार्ड देने का डिसाइड किया गया, यानी कि चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं कि आपको मिलेगा। ठीक है ना, 22 अगस्त 11 AM, और ये इनवाइट कोड है NKC सर। जब भी आप इसमें एनरोल करोगे NKC सर आपको कोड डालना है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इसमें एनरोल कर लो। ठीक है, और टोटल 4 करोड़ तक के इनाम है यहां पे। ठीक है, यानी कि जो अवार्ड्स होंगे वो काफी बड़े होंगे, ऐसा नहीं है कि बस छोटे छोटे अवार्ड्स होंगे। बहुत सारे लोगों को, 500 लकी पार्टिसिपेंट्स को एप्पल आईपैड मिनी और भी बहुत सारी चीजें दी जा सकती है, यानी कि आप जीत सकते हो इतनी अच्छी अच्छी चीजें। तो बच्चों इसमें और भी चीजें हैं। रैंक 1 से 3 तक आपको 1 ईयर का IIT JEE का प्लस का सब्सक्रिप्शन फ्री है, 100% फ्री। 4 to 10 75% फ्री। ठीक है ना, 11 to 50 50%, और 51 से 150 25% का स्कॉलरशिप आपको मिलेगा। तो बच्चों ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। ठीक है, चलिए तो जितना जल्दी हो सके इसमें एनरोल कर लो। ये आपका सिलेबस लिखा हुआ है। क्लास 11th के सिलेबस की अगर हम बात करें तो बेसिक मैथ आएगा, वेक्टर्स आएगा, यूनिट डायमेंशन, रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है ना, काइनेमेटिक्स और NLM फ्रिक्शन।
यानी कि फ्रिक्शन तक का आएगा 11th क्लास में। 12th क्लास का सिलेबस देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स तक आएगा। 13th यानी कि 12th पास का अगर हम देखें तो काइनेमेटिक्स आएगा, एनएलएम आएगा, फ्रिक्शन, वर्क पावर एनर्जी और सर्कुलर मोशन। ठीक है बच्चों, तो जितना जल्दी हो सके इसमें आप एनरोल कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक। अगला सवाल हमारे पास है कुछ इस तरीके से। एक न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर है 220। इनिशियली it is at rest, emits an alpha particle. If the Q value of the reaction is 5.5 mega electron volt, the kinetic energy of the alpha particle is. तो आप इस रिएक्शन को इमेजिन कीजिए कि रिएक्शन कैसी होगी। मान लीजिए आपके पास कोई एक एलिमेंट है जिसका मास नंबर जो है 200 के बराबर है, यानी कि कह सकता हूं इसका मास जो है 200 m0 के बराबर है, मैंने मान लिया। ये टूट जाता है अल्फा पार्टिकल में और दूसरा हमारा एक एलिमेंट में। अल्फा का मतलब है 2He4 और एक दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है जिसका जो 196 होने वाला है। 196 सॉरी इट्स 220, तो ये 220 है, तो ये 4 हो जाएगा, तो ये 216 बन जाएगा, 216। तो इसमें जो मास नंबर है 216 इसका होने वाला है और साथ में कुछ एनर्जी निकलती है, इसको क्यू वैल्यू कहा जाता है। अब हमारे पास प्रोडक्ट में क्या है, ये तीन चीजें हैं, ये दो हमारे पास मास है और साथ में इतनी एनर्जी है। तो होता क्या है कि ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी हमें इन दोनों पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में मिलती है, यानी कि इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्यू वैल्यू के बराबर होता है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस एलिमेंट y इज इक्वल टू 5.5 कितना है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। एक इक्वेशन में ये यहां लिख सकता हूं। ठीक है, हमें एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में ही मिलती है न्यूक्लियर रिएक्शंस में बात करें तो। अब यहां पे दिया है कि बस ये दिया है काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की हमें बतानी है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें इसको कैलकुलेट करना होगा, इसको कैलकुलेट करके इसमें से माइनस करना होगा, तो हमारा आंसर आएगा। अब मैं कह सकता हूं कि ये इनिशियली रेस्ट पे था और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, सिर्फ इंटरनल फोर्सेस की वजह से ये रिएक्शन हुआ है। तो मैं ये कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर सकता हूं। तो मैं यहां पे लिखूंगा यदि इसका लीनियर मोमेंटम जो है पहले 0 है और बाद में इसका, क्योंकि ये मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, तो इसका लीनियर मोमेंटम P1 मान लेता हूं, इसका लीनियर मोमेंटम P2 मान लेता हूं, क्या P अल्फा Py मान लेता हूं, P अल्फा प्लस Py जो है वो 0 के बराबर आपको मिल जाएगा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं P अल्फा का जो मैग्नीट्यूड है वो Py के मैग्नीट्यूड के बराबर होने वाला है, इसको ऐसे लिख दीजिए। ठीक, तो इसका मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है मैग्नीट्यूड में, तो मैं काइनेटिक एनर्जी को लिख सकता हूं P²/2m के बराबर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको, अल्फा का जो काइनेटिक एनर्जी है वो हो जाएगा आपके पास P अल्फा का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 टाइम्स इसका मास कितना है, इसका मास 220 m0 है, तो इसका मास कितना हो जाएगा 4m0 प्लस P इसका काइनेटिक एनर्जी जो है उसका काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूँ P²/2m, लेकिन इसका मोमेंटम इसके मोमेंटम के बराबर है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ अगेन P अल्फा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स इसका मास। इसका मास कितना हो जाएगा 216 m0 के बराबर इज इक्वल टू 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है जी, अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हाँ यहाँ से आप P अल्फा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 4m जो है आप यहाँ से कॉमन ले लीजिए। आप यहाँ से कॉमन लेंगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 1 + 1 डिवाइडेड बाय, तो 200 हट गया, यहाँ से 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 × 5 = 20 और 1 4 × 4 = 16, ये आपको मिलेगा यहाँ पे, ये आ जाएगा आपके पास 5.5। सो ये क्या आपके पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल ये है, और यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको 55/54 और यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको 55/10। तो यहाँ से 55 से 55 कैंसिल हो गया, 54 यहाँ चला जाएगा, तो आपको यहाँ से मिल जाता है कि अल्फा इज इक्वल टू 5.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आंसर आपको मिल जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि इस सवाल को आप बहुत ही कम समय में करना चाहते हैं तो देखिए ट्रिक यूज कर सकते हैं। ट्रिक ऑफ कोर्स ये ऐसा नहीं है कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है और आप ट्रिक करके, ऐसा नहीं, आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो आप कम समय में
जो है, ये आप एक तरीके से कह सकते हैं आपका रिवॉर्ड है कि आपने इतनी सारी चीजें पढ़ी हैं, इतनी मेहनत करी है, तो ये आपका रिवॉर्ड है। मैं आपको बताता हूँ क्या रिवॉर्ड है। कि हम जानते हैं कि टोटल जो एनर्जी रिएक्शन में निकली है वही एनर्जी क्या होगी, काम आएगी इन दोनों पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी में। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी का सम और इसकी काइनेटिक एनर्जी का सम 5.5 होना चाहिए। और मैं कह सकता हूं क्योंकि ये हैवी पार्टिकल है तो ये धीरे धीरे चलेगा, मोमेंटम भी तो कंजर्व करवाना है, तो ये धीरे धीरे चल रहा होगा, लेकिन ये जो छोटू पार्टिकल है बहुत तेज भाग रहा होगा। इसका मतलब जो मैक्सिमम अमाउंट है इसकी काइनेटिक एनर्जी का, इस पूरी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी का, वो इसके पास होगा। और जो समीशन है या इसकी काइनेटिक एनर्जी भी कहूं, वो कभी भी 5.5 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती। देखो भाई, ये हमारे पास रिलेशन है, तो ये काइनेटिक एनर्जी हमेशा 0 से ज्यादा होती है, नॉन नेगेटिव होती है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि अल्फा की काइनेटिक एनर्जी कभी भी 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम तो हो ही नहीं सकती है, तो ज्यादा तो हो ही नहीं सकती है। तो इसमें से ये ऑप्शन और ये ऑप्शन जो है ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे कह दिया है कि ये काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की टोटल से भी ज्यादा हो गई है। सो ये दोनों ऑप्शन जो है बहुत ही ज्यादा बेवकूफी भरे हैं, तो ये दोनों तो गलत हो ही जाते हैं। अब आपके पास बचता है 4.4 और 5.4। आप देख सकते हैं यार कि मासेस का जो रेशियो है वो बहुत बहुत डिफरेंस है। देखिए ये 4 है इसका मास और इसका मास 216 है, तो हम समझ गए कि यार इसका जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम पार्ट जो है वो अल्फा के पास होने वाला है। तो नेचुरल सी बात है कि ये 5.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, ये आप टिक कर सकते हैं बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ। ठीक है, ये 4.4 बहुत हो गया है ना, बहुत कम हो गया ये नहीं होगा। और यदि थोड़ा बहुत भी डाउट लग रहा है, दिन बुरा चल रहा है, तो आप ये कैलकुलेशन कर लें। ठीक है, आपका काम चल जाएगा। तो सवाल जो है ठीक था सवाल जो है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा देंगे तो ये 2 ऑप्शन कट जाते हैं। तो मैं कहूंगा कि इट्स स्टिल 3 आउट ऑफ 5 इसे आप दे सकते हैं, 3 आउट ऑफ 5 इसे दे सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल में दिया है आपको velocity and acceleration of a point-like body at the initial moment of its motion is v0 is equals to 8 meter per second and acceleration is 2 meter per second square respectively. The acceleration vector of the body remains constant and ये acceleration constant है the minimum radius of curvature of the trajectory of the body. तो हमें मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है बॉडी का। सबसे पहली बात तो यहां समझ में आती है कि इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट जो है एक कर्व्ड पार्ट पे मूव कर रहा है, इसका जो पाथ है वो कर्व्ड है, वो ऐसे कर्व्ड पाथ है इसका। तो ऐसा कहीं देखा देखा लग रहा है क्या कि ये एक्सीलरेशन जो है कांस्टेंट है और वेलोसिटी जो है 150 डिग्री एंगल बना रही है, 150 डिग्री एंगल बना रही है, ऐसा कहीं देखा है। कैसे पता चलेगा? तो आप एक काम करिए, इस पूरे डायग्राम को रोटेट कर दीजिए, इस डायग्राम को रोटेट कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि एक्सेलरेशन जो है मैं 30 डिग्री से रोटेट कर दिया है, नहीं 30 डिग्री से रोटेट कर दिया है। तो एक्सेलरेशन इस ऑब्जेक्ट का हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नीचे, और इसकी वेलोसिटी जो है हो जाएगी 8 मीटर पर सेकंड इस तरफ। दोनों के बीच में अभी भी जो एंगल है 150 डिग्री के बराबर है। तो आप याद करिए कि एक बिल्डिंग है आपके पास और इस बिल्डिंग पे आपने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया है इस तरीके से। तो इसका पाथ कैसा होता है? कुछ इस तरीके से इसका पाथ होता है। बिल्कुल वही सिचुएशन है, बस समझ लीजिए कि एक्सेलरेशन किसी तरीके से कम हो गया है। तो इस पार्टिकल का जो पाथ है वो कुछ इस तरीके से होने वाला है और जाके गिरेगा नीचे, इस तरीके से। तो इसके हाईएस्ट पॉइंट पे आप यदि देखें, इसके हाईएस्ट पॉइंट पे यदि आप देखें तो हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी स्पीड जो है सिर्फ हॉरिजॉन्टल स्पीड के बराबर होती है, और वो कितनी होगी आपके पास? u cos थीटा के बराबर। ये एंगल जो है कितना है? 60 डिग्री के बराबर। तो कह सकता हूं 8 cos 60 के बराबर ये वैल्यू होने वाली है। 8 cos 60 यानी कि 4 मीटर पर सेकंड के बराबर होने वाली है, पर सेकंड के बराबर होने वाली है। यहां देखिए एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, स्पीड मिनिमम कहां है? यहां पर है। तो मैं कह सकता हूं कि स्पीड मिनिमम और एक्सेलरेशन तो वही है जितना मैक्सिमम है लग सकता है। तो यही हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल्स टू नेट स्पीड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन। और स्पीड, हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो निकालना है मिनिमम, हमें निकालना है इसका मिनिमम वैल्यू। तो हम कह सकते हैं कि स्पीड जहां पे मिनिमम होगी और एक्सेलरेशन जहां पे मैक्सिमम होगा, तो वहां पे हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर मिनिमम मिलने वाली है। तो यहां कह सकता हूं कि एक्सेलरेशन जो है मैक्सिमम है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जितना लग सकता है, 2 से ज्यादा तो लग ही नहीं सकता। और वेलोसिटी पूरे रास्ते में यहाँ मिनिमम है, पूरे रास्ते में वेलोसिटी यहाँ पे मिनिमम है। तो यही एक ऐसा पॉइंट है जहां पे आपको मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर मिलेगा। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से v स्क्वायर 4 का स्क्वायर
डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन यानी कि 2, यानी कि 16/2 इज इक्वल टू 8 आपको मिल जाएगा यहाँ पे मीटर में रेडियस ऑफ कर्वेचर। आंसर हमारा होगा 8। तो सवाल यदि ऐसे चमक जाता है तो आप जो है बहुत आसान कह सकते हैं सवाल को, लेकिन यदि सवाल को करने बैठे हैं मैक्सिमम मिनिमा से डिफरेंशिएट करके टाइम टी पर वेलोसिटी निकालें, टाइम टी पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालें, तो ये काफी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल जो है इसको आप 4 आउट ऑफ 5 कह सकते हैं। 4 आउट ऑफ 5 इसे दिया जा सकता है। बहुत ही पुराना सवाल है, बहुत अच्छे से एज हुआ, ये बहुत पुराना सवाल है। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन में दिया है कि डिस्प्लेसमेंट इज प्लॉटेड विद टाइम फॉर अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम एज शोन इन फिगर। द करेक्ट इक्वेशन ऑफ एसएचएम इज। तो हमें एसएचएम की इक्वेशन बतानी है कि कौन सी एसएचएम की इक्वेशन सही है इन चारों ऑप्शंस में से। तो इन चारों ऑप्शंस में देखिए कि हमें a sin ओमेगा t प्लस फाई इस फॉर्म में आपको इक्वेशन दे रखा है, तो वही आपको लिखना है यहाँ पे। सबसे पहले एम्पलीट्यूड चेक करें, एम्पलीट्यूड चेक करें। तो एम्पलीट्यूड होता है कि मेन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, मेन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ये कहलाता है एम्पलीट्यूड, और जो किसके बराबर है, ग्राफ में देखने पर 4 के बराबर है। तो हमारे इन ऑप्शंस में से 2 ऑप्शंस तो गलत हो जाते हैं आउटराइट। अब हमारे पास ये 2 ऑप्शंस हैं, इनमें यहाँ पे लिखा है ओमेगा टी प्लस फाई, ओमेगा टी माइनस फाई। अब हमें ये चेक करना है कि प्लस फाई आएगा या माइनस फाई आएगा। ठीक है, तो एक काम करिए, हमें पता है कि x t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो आ रहा है आपके पास -2 के बराबर। डिस्प्लेसमेंट -2 है यानी नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है t बराबर 0 पुट करने पर। अब इन दोनों ऑप्शंस में से चेक कीजिए किसमें आपको नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे टाइम 0 पुट करेंगे तो मिलेगा sin π/6 यानी sin 30 विच इज 1/2। तो 1/2 इंटू 4 कितना मिलेगा 2, लेकिन यहाँ पे मिलेगा आपको -2। इसका मतलब बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही आ जाता है। तो सवाल को ऑप्शन से चेक करके यहाँ पे आसानी से हो सकता है। तो इसलिए जब भी आप कोई क्वेश्चन करने जा रहे हो तो एक बार जरूर ऑप्शंस पर निगाहें बनाएं कि ऑप्शंस कहीं ऐसे तो नहीं है कि इन ऑप्शंस के बेसिस पर इसको आइडेंटिफाई किया जा सके आंसर को, या 2 ऑप्शंस कट जा रहे हैं। ओके, तो सवाल को आप देना चाहें तो आप कह सकते हैं कि ये सवाल जो है 2 आउट ऑफ 5 इसे दिया जा सकता है। इस क्वेश्चन हमारे पास है कि एक फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ मेटल सरफेस यूजिंग अ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 6561 एंगस्ट्रॉम। These photoelectrons, when made to enter a uniform magnetic field of intensity 3 × 10⁻⁴ Tesla, move along different circular path with a maximum radius of this much millimeter. Then the work function of the metal is close to। ठीक है, तो हमारे पास एक मेटल है और इस मेटल पर एक वेव जो है इंसिडेंट करवाई जाती है, एक रेडिएशन इंसिडेंट करवाई जाती है, और यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो आपको मालूम है अलग अलग होती है। इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी अलग अलग होती है, 0 से लेके ke max तक इनकी काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। मतलब अलग अलग एनर्जी के ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे निकलते हैं। क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि मैक्सिमम रेडियस 10 मिलीमीटर आपको मिलती है यदि सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक मैग्नेटिक फील्ड में नचाया जाता है। तो हम जानते हैं कि रेडियस का फॉर्मूला होता है mv/qb। अब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल रहे हैं उन सारे इलेक्ट्रॉन्स का मास समान है, चार्ज समान है, मैग्नेटिक फील्ड जिसमें उनको उतारा जा रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड समान है। तो रेडियस प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी हो गया है, मैं कह सकता हूं। यदि किसी इलेक्ट्रॉन का रेडियस मैक्सिमम है इसका मतलब उसका वेलोसिटी भी मैक्सिमम होगा। तो मैं उसी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं जिसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। तो मैं उसके लिए लिख सकता हूं आइंस्टाइन इक्वेशन ½ into m vmax का स्क्वायर इज इक्वल टू hc/λ माइनस ऑफ फाई नॉट। तो यहां से आपको फाई नॉट की वैल्यू मिल जाती है hc/λ माइनस ऑफ ½ into m into vmax का स्क्वायर। अब vmax की वैल्यू को आप निकाल सकते हैं, जो गिवन डेटा आपको दिया है कितना हो जाएगा आपके पास, v is equals to qbr divided by m। चार्ज आपको पता है 1.6 into 10⁻⁻19। मैग्नेटिक फील्ड है 3 into 10⁻⁻4। रेडियस जो है 10 मिलीमीटर है, 10 into 10⁻³ डिवाइडेड बाय मास कितना है 9.1 into 10⁻31। तो आप यहां से वेलोसिटी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी निकालने के बाद यहाँ v² मिल जाएगा
मास से मल्टीप्लाई करेंगे, hc बाय लैम्डा में से माइनस कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। सवाल जो है इसमें जरूर लंबा खींचा गया है इसको, लेकिन इतना मुश्किल है नहीं। ये 3 आउट ऑफ 5 जो है इसको आप दे सकते हैं। इसके बाद हम चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है कि 3 पार्टिकल्स हैं ए बी सी, तीनों का मास m है और तीनों एक मासलेस रॉड जिसका लेंथ l है उससे कनेक्टेड है। तीनों जो पार्टिकल है एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाई करते हैं। ठीक, तो समझ गया कि एक फ्रेम है हमारे पास, उस फ्रेम में मासलेस रॉड जो है 3 लगी हुई हैं और उस फ्रेम के जो वर्टेक्स हैं 3, उस पे एक m मास का पार्टिकल जो है लगा दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है आगे कि एक पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग अलोंग वन ऑफ द रॉड्स, यानी कि एक रॉड जो है इसके अलोंग एक पार्टिकल चलता हुआ आ रहा है विद वेलोसिटी v0, स्ट्राइक्स ऑन द पार्टिकल एंड स्टॉप्स, तुरंत स्टॉप हो जाता है टकरा के। तो टेंशन इन द एनी ऑफ द रॉड जस्ट आफ्टर द कोलिजन आपको बताना है। तो किन्हीं भी रॉड्स में जो टेंशन है आपको बताना है कितना होगा, एक्सक्यूज मी। तो चलिए शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। तो यहाँ पे मैं सेंटर ऑफ मास की बात कर रहा हूँ। अच्छा, पहले इसका मोशन देख लीजिए कैसा होने वाला है। ये जो पार्टिकल है ये टकराएगा वेलोसिटी v0 से, और ये हमारा जो फ्रेम है ये इनिशियली रेस्ट पे था। फ्रेम में 3 पार्टिकल जड़े हुए हैं। अब जैसे ही इसको स्ट्राइक करेगा तो ये जो हमारा फ्रेम है पूरा ये ट्रांसलेट भी होगा और रोटेट भी होगा। ये जो हमारा फ्रेम है ये ट्रांसलेट भी होगा। मैं कह सकता हूं इसके सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो हो गई है v c/m के बराबर, और इसका एक एंगुलर स्पीड जो है इसके पास आ चुकी है ओमेगा के बराबर। और ये जो पार्टिकल्स हैं ये तीनों जो इस फ्रेम में बंधे हुए हैं ये चलेंगे भी और घूमेंगे भी। समझ गए सब लोग? और इसके बाद ये जो दूसरा पार्टिकल है वो रेस्ट पे आ जाएगा। अब मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो है कह सकता हूं कि ये सेंटर ऑफ मास पहले यहां था, सेंटर ऑफ मास यहां था पहले, सेंटर ऑफ मास अब यहां है। सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो है मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन करवा सकता हूं, बिकॉज कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इस पूरे सिस्टम, कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क इस सिस्टम के ऊपर बाहर से इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट 0 के बराबर है, तो मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूं। अब दिमाग में सवाल आता है सर कैसे आप कह देते हो यार कि यहाँ टॉर्क 0 है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कर दिया। देखो बेटा, यहाँ पे टॉर्क कैसे आता है? एक फोर्स की वजह से। फोर्स कौन लगाया है? एक कोलिजन फोर्स लगा है ऑफ कोर्स। तो जितना कोलिजन फोर्स इसने लगाया होगा पार्टिकल ने इसके ऊपर, उतना ही फोर्स जो है इस फ्रेम ने इस पार्टिकल के ऊपर लगाया होगा। तो फोर्स जो कोलिजन के दौरान लगा है वो पार्टिकल पर इधर लगा है और इस फ्रेम पर इधर लगा है। यदि मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट इन दोनों का टॉर्क निकालना चाहूं तो इसका टॉर्क जो है एंटी क्लॉकवाइज है, इसका टॉर्क जो है क्लॉकवाइज है। दोनों ही फोर्स बराबर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर है, तो दोनों टॉर्क जो है आपस में मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे लेकिन साइन में उल्टे होंगे। तो मैं कह सकता हूं कि टोटल जो टॉर्क है वो 0 के बराबर होने वाला है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि टॉर्क 0 है एक्सटर्नल सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं। तो L इनिशियल जो है L फाइनल के बराबर मैं कर सकता हूं यहां पर। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम यदि मैं लिखना चाहूं तो मैं डिस्टेंस मान लेता हूं सेंटर ऑफ मास से, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है d के बराबर है। सो m v0 into d इज इक्वल टू, फाइनली जो है ये पार्टिकल रेस्ट पे आ जाता है लेकिन इसके पास वेलोसिटी है ट्रांसलेशनल और रोटेशनल वेलोसिटी है। और तो मैं यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम लिखूंगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो इस वेलोसिटी की वजह से कोई भी एंगुलर मोमेंटम नहीं आएगा, आपको मिलेगा यहाँ पे सिर्फ i ओमेगा के बराबर। तो मैं यहां से लेके वर्टेक्स की दूरी मान लेता हूं r के बराबर। सो m r स्क्वायर 3 टाइम्स ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया इनटू ओमेगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो इसको आप सॉल्व कर लें, m से m चला गया, ओमेगा आपको मिल जाता है v0 d डिवाइडेड बाय 3r स्क्वायर। ओमेगा इज इक्वल टू v0 d डिवाइडेड बाय 3r स्क्वायर आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये d और r की वैल्यू जो है आप पुट करिए। कैसे? ये आपके पास एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है जिसका लेंथ जो है L के बराबर है, ये एंगल 30 है, ये लेंथ है L/2। तो मैं ये और ये दोनों निकाल सकता हूं, ठीक है। ये r के बराबर है, d के बराबर है। पहले मैं लिखूंगा r साइन थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा साइन 30 इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो आप cos थीटा लिखिए, cos 30 इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, सो L अपॉन 2r। r आपको मिल जाता है L अपॉन 2 cos 30 विच इज √3/2, तो आपको मिल जाएगा ये L अपॉन √3। अब बात करें यहाँ पे आप tan थीटा लिख सकते हैं, सो d अपॉन L/2 इज इक्वल टू tan 30 विच इज 1/√3।
तो आपको यहां से मिल जाता है d इज इक्वल टू L अपॉन 2√3। सो d मिल गया आपको, r मिल गया। आप यहां से एंगुलर स्पीड निकाल सकते हैं कि एंगुलर स्पीड ओमेगा कितना आ जाएगा आपके पास, v नॉट इंटू d कितना है L अपॉन 2√3, और यहाँ पे क्या है 3r स्क्वायर, 3r स्क्वायर, r की वैल्यू है L बाई √3, तो L स्क्वायर और ये ऊपर आ जाएगा 3 से मर गया 3, L से मर गया L, आपको यहां मिल जाता है v नॉट डिवाइडेड बाय 2√3 इंटू L। ये एंगुलर स्पीड की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब हमें निकालना तो है सिर्फ टेंशन, हमें तो सिर्फ टेंशन निकालना है किसी भी एक रॉड में। तो मैं एक रॉड में एक पार्टिकल का एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो पार्टिकल के ऊपर एक टेंशन जो है इस तरफ लग रहा होगा और एक टेंशन जो है इस तरफ लग रहा होगा, दोनों के बीच में एंगल जो है 60 डिग्री के बराबर होगा। देख लो यार, ऐसे ये इस पार्टिकल का फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया, एक टेंशन इस तरीके से, इस टेंशन इस तरीके से, और ये जो है रोटेट हो रहा है सेंटर के अबाउट, रोटेट हो रहा है सेंटर के अबाउट। तो मैं इस इंस्टेंट पर लिख सकता हूं कि फोर्स जो है टुवर्ड्स द सेंटर इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये बेटा आपके पास सेंटर है यहाँ, और सेंटर से यहाँ तक की जो दूरी है वो r के बराबर है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से t cos 30 2t cos 30। टेंशन के जो कंपोनेंट है मैंने इस लाइन के अक्रॉस जो है ऐड कर दिए हैं। इसका कंपोनेंट आएगा t cos 30, इसका कंपोनेंट t cos 30, तो टोटल कंपोनेंट 2t cos 30। तो 2t cos 30 इज इक्वल टू m इंटू रेडियस इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से आपको मिल जाएगा t इंटू √3 इज इक्वल टू मास कितना है हमारे पास, मास पार्टिकल का m के बराबर ही है, और रेडियस जो है वो किसके बराबर है, रेडियस है L बाई √3 के बराबर, L अपॉन √3 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 दूनी 4 थी, अब 12L स्क्वायर, 12L स्क्वायर। तो एक L से एक L गया, √3 यहां आया तो √3 3 बन गया, 3 और 12 36 बन गया। सो m v नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय 36L, आपको यहाँ पे टेंशन की वैल्यू मिल जाती है। तो ये टेंशन हमें निकालना था। सवाल अच्छा था, आसान नहीं कहेंगे इसे जेईई मेन के पर्सपेक्टिव से, तो इसे आप 4 आउट ऑफ 5 जो है दे सकते हैं, 4 आउट ऑफ 5 इसे दिया जा सकता है। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है ये, अ टेबल इज रिवॉल्विंग ऑन इट्स एक्सिस एट 5 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। 5 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड का मतलब हो गया 5 इंटू 2 पाई, यानी कि 10 पाई रेडियन पर सेकेंड, 10 पाई रेडियन पर सेकेंड। A sound source of frequency 1000 Hz is fixed on the table at 70 cm from the axis। तो यहां पे बना लेते हैं एक टेबल, एक राउंड टेबल है जो घूम रही है, सिर्फ टेबल है, घूम रही है, और इस टेबल पे एक्सिस से 70 सेंटीमीटर दूर, इस सेंटर से, इस एक्सिस से 70 सेंटीमीटर दूर एक साउंड का सोर्स रखा हुआ है, साउंड का सोर्स रखा हुआ। तो मैं कह सकता हूं यार साउंड का सोर्स भी रोटेशन कर रहा होगा इस डिस्क के साथ साथ। तो इस सोर्स का जो मोशन है वो कुछ इस तरीके से होने वाला है, ऐसे 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 ये सोर्स जो है मूव कर रहा होगा लाइक दिस, इस सर्कल में मूव कर रहा होगा, और इस सर्कल का रेडियस कितना है, r इज इक्वल टू 0.7 मीटर के बराबर। मैं पूरी डिस्क की बात नहीं कर रहा हूं, डिस्क मुझे पता भी नहीं है सर्कुलर है या नहीं, मैं बात कर रहा हूं यहां। Okay, the minimum frequency heard by a listener standing at a distance from the table will be। तो यहां पे हमें डिस्टेंस बताया नहीं है उस ऑब्जर्वर का, लेकिन कहा है कि इस टेबल से कुछ दूरी दूर पे एक ऑब्जर्वर बैठा है। तो मैं कहीं पे भी मान लेता हूं, इस टेबल के बाहर कहीं भी आप एक ऑब्जर्वर मान लीजिए, तो मैं कह सकता हूं यहां पे ऑब्जर्वर है, लेट्स से यहां पे एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर इसको कितना मिनिमम फ्रीक्वेंसी सुनाई दे सकता है। तो यहां पे आप सोच के देखिए, एक ऑब्जर्वर है, सोर्स है, सोर्स मूव कर रहा है, तो इनमें डॉपलर इफेक्ट लगना चाहिए, और डॉपलर इफेक्ट में हम जानते हैं कि यदि सोर्स और ऑब्जर्वर अप्रोच करते हैं एक दूसरे को, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा सुनाई देती है, यानी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। और यदि ऑब्जर्वर सोर्स एक दूसरे से दूर जा रहे होते हैं तो फ्रीक्वेंसी जो सुनाई देती है, यानी एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो होती है कम। तो हमें यह देखना है कि सबसे ज्यादा रिलेटिव वेलोसिटी कब होगी, सबसे कम रिलेटिव वेलोसिटी,
सबसे ज्यादा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो है कितना हो सकता है। तो ये यहां की बात कर रहा हूं मैं, इस पॉइंट की बात कर रहा हूं। इस पॉइंट पर जो हमारा सोर्स है, सोर्स की वेलोसिटी होने वाली है इस तरफ, सोर्स की वेलोसिटी होने वाली है इस तरफ। तो मैं लिख सकता हूं ये वेलोसिटी कितनी है इसकी, आर ओमेगा के बराबर, v इज इक्वल टू आर ओमेगा के बराबर। तो यार अब यहां देखिए, ऑब्जर्वर यहां है, सोर्स यहां है, सोर्स दूर जा रहा है इससे, और इसके अलावा कहीं भी देखिए, इसके अलावा कहीं भी देखिए, यदि मैं यहां की बात करता हूं तो ये ऑब्जर्वर है, ये सोर्स है, सोर्स की वेलोसिटी है ऐसे, ये लाइन है ऑब्जर्वर और सोर्स को जोड़ने वाली। तो इस वेलोसिटी का हमें कंपोनेंट लेना होता है, इस वेलोसिटी का हमें कंपोनेंट लेता है इस लाइन के अलोंग, और हम जानते हैं हमेशा कंपोनेंट एक्चुअल वैल्यू से छोटा आता है। इसका मतलब जो मैक्सिमम कंपोनेंट हो सकता है वेलोसिटी का अलोंग द लाइन जॉइनिंग सोर्स एंड ऑब्जर्वर, वो कितना हो सकता है, आर ओमेगा के बराबर। तो मैं यहां लिखूंगा कि एफ अपेरेंट इज इक्वल टू, या एफ मिनिमम इज इक्वल टू एफ नॉट वी ऑफ साउंड प्लस 0, क्योंकि जो ऑब्जर्वर है वो तो रेस्ट पे है, यहां पे आएगा आपके पास v ऑफ साउंड प्लस में आपको मिलेगा यहां पे आर ओमेगा, आर ओमेगा। इस क्वेश्चन को ऐसे भी समझा जा सकता है, दूसरा तरीका मैं आपको समझाऊंगा यहां पे, कि ये फॉर्मूला तो आपको मिलने ही वाला है, यहां पे आएगा आपके पास प्लस माइनस, ठीक है। ये तो सबको पता है कि हमारा जब ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, तो ये फॉर्मूला हमें मिलने वाला है, नीचे या तो प्लस आएगा या नीचे आएगा माइनस, नीचे आएगा प्लस या नीचे आएगा माइनस, नीचे आएगा प्लस या माइनस। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए, तो क्या करना होगा, हमें यहाँ पे नीचे प्लस का साइन लगाना होगा, यानी माइनस वाला जो साइन है उसे भूल जाइए, हमें प्लस वाला साइन चाहिए। अब प्लस वाले साइन में जितना ज्यादा ये बड़ा क्वांटिटी होगा, यानी जितना बड़ा कंपोनेंट होगा वेलोसिटी ऑफ सोर्स, उतना ही हमें कम फ्रीक्वेंसी मिलने वाली है। तो इस कंपोनेंट को मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, आर ओमेगा के बराबर। तो हमने यहाँ पे आर ओमेगा रख दिया, हमें फ्रीक्वेंसी मिनिमम हमें मिल जाती है। यहाँ पे वैल्यूज रख दीजिए सारी, 1000 इनटू साउंड की वेलोसिटी है 352 डिवाइडेड बाय साउंड की वेलोसिटी है 352, और आर की वैल्यू है, आर की वैल्यू है 0.7 इनटू ओमेगा की वैल्यू है 10 पाई। तो इसको आप यहां से सॉल्व कर लेंगे और आपको आंसर जो है मिल जाएगा। और आप यहां देख सकते हैं कि ये 352 है, ये 352 से ज्यादा है, इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है ये 1 से कम आने वाली है, और 1 से कम क्वांटिटी को 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर 1000 से कम आना चाहिए। तो ऑप्शन यदि देखें तो 1000 से कम कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये बहुत ज्यादा कम है, ये ज्यादा है तो गलत है, ये ज्यादा है गलत है, इतना कम ये हो नहीं सकता है तो ये भी गलत है, तो ये ऑप्शन सही है। तो आप वैसे ही बता सकते हैं कि इन चारों ऑप्शंस में से देखिए कि कौन सा आंसर सही है। ये हमें पता है यार कि ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो इससे कम हो सकती है यदि एक दूसरे को जो है रिसीड कर रहे हो, एक दूसरे से दूर भाग रहे हो, तो 1000 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी आ सकती है। तो हमारे पास दो ऑप्शंस बचते हैं, 941 और 352। दो ऑप्शंस तो वैसे ही गलत हो गए। अब इन दोनों ऑप्शंस में से तो आप वैसे नहीं बता सकते क्वेश्चन पढ़ के कितना मिनिमम जा सकता है, लेकिन फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर आपको ये असली वाला मेथड करना होगा। फिर आपके पास दो ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सही करना है आपको, तो प्रोबेबिलिटी जो है सही होने की वो ज्यादा हो जाती है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है यदि आप पहले से दो ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हो तो। इसके बाद चलें अगले सवाल की तरफ। इसको यदि देना चाहें डिफिकल्टी लेवल तो ये आपको कह सकते हैं कि इसे 3 आउट ऑफ 5 कहा जा सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास है, A ball suspending by a thread swings in a vertical plane so that its acceleration in extreme position and lowest position are equal in magnitude. The angle theta of the thread deflection in the extreme position will be. एक सिंपल पेंडुलम है हमारे पास। सिंपल पेंडुलम जानते हैं उसका लोएस्ट पोजीशन ये होता है और एक्सट्रीम पोजीशन ये हो सकता है। ये एंगल मैंने मान लिया थीटा के बराबर है, यही निकालना है हमें, कैलकुलेट करना है। तो यहां पर देखिए पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, 0। तो पार्टिकल का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 के बराबर। पार्टिकल का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स देखिए और मास से डिवाइड कर दीजिए। एक और तरीका होता है हमारे पास आर अल्फा, AT = आर अल्फा। लेकिन यहाँ पे अल्फा निकालने का अभी कोई तरीका हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से FT/m वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका जो पाथ है वो ये होने वाला है, ये इसके ऊपर लग रहा है mg फोर्स, ये एंगल थीटा है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल भी थीटा होगा।
तो mg का एक कंपोनेंट आ जाएगा इस तरफ mg cos थीटा, इस तरफ कंपोनेंट आएगा mg sin थीटा। तो देखिए बेटा ये जो फोर्स है ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, तो मैं कह सकता हूं कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा आपके पास, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g sin थीटा के बराबर, at इज इक्वल टू g sin थीटा। अब ये पार्टिकल जब यहां से यहां आएगा तो इसकी वेलोसिटी में कैलकुलेट कर सकता हूं कितनी होगी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से, यहां से यहां आएंगे तो कितना पोटेंशियल एनर्जी में गेन आपको मिलेगा mgl 1 माइनस cos थीटा, और ये किसके बराबर कर दो गेन इन काइनेटिक एनर्जी, तो आपको मिल जाता है यहां से v स्क्वायर बाय l इज इक्वल टू 2g 1 माइनस cos थीटा। तो यहां से मैंने डायरेक्टली v स्क्वायर बाय l की वैल्यू निकाल ली है, v स्क्वायर बाय l जो है v एट द बॉटम का स्क्वायर डिवाइड बाय l, यानी दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है हमें यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे टेंजेंशियल जीरो है, यहाँ पे टेंजेंशियल जीरो है बिकॉज कोई भी फोर्स इस डायरेक्शन में नहीं लग रहा है, और सेंट्रीपिटल जो है v स्क्वायर बाय l के बराबर है। तो टोटल एक्सेलरेशन कितना हो गया ac के बराबर, यहाँ पे टोटल एक्सेलरेशन कितना है at के बराबर, इन दोनों एक्सेलरेशन की वैल्यू आपस में बराबर है। सो ac एट बॉटम या मीन कह सकते हैं इज इक्वल टू at एट द टॉप नियर एक्सट्रीम पोजीशन, दोनों को बराबर कर दीजिए। ये कितना है आपके पास g sin थीटा, और ये कितना है आपके पास 2g 1 माइनस cos थीटा। sin थीटा को लिख सकता हूं 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, g से g उड़ा दीजिए तो आपको मिल जाएगा यहाँ से 2 टाइम्स sin थीटा बाई 2 cos ऑफ थीटा बाई 2, यहाँ लिखेंगे इसे 2 इंटू 1 माइनस cos थीटा को 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखा जा सकता है, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, तो एक 2 से एक 2 कैंसिल आउट हो गया, sin थीटा बाई 2 से sin थीटा बाई 2 कैंसिल आउट हो गया, sin थीटा बाई 2 नहीं cos थीटा बाई 2 को इधर ले जाइए तो आपको मिल जाएगा tan थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 बाई 2, तो यहाँ से मिल जाएगा थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स हाफ, और यहाँ से मिल जाएगा आपको थीटा इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स tan इनवर्स हाफ। तो ये हमारा आंसर हमें मिल जाता है। सवाल ठीक था, इतना आसान भी नहीं था, तो ये ऑप्शन हमारा सही है, और इसको डिफिकल्टी लेवल देना चाहें तो इसको 4 आउट ऑफ 5 कहा जा सकता है, बिकॉज यहाँ पे काफी चीजें इन्वॉल्व थी। हमारे पास यहाँ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन्वॉल्व था, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी और वर्क एनर्जी थ्योरम इन्वॉल्व था, फिर यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना था, दोनों को बराबर करना था और उनको 10 की फॉर्म में ही लाना था। तो हो सकता है कुछ लोग जो है इसको आप क्वाड्रेटिक में ले जाएंगे तो क्वाड्रेटिक में आंसर जो है आपका अलग आएगा, और इस फॉर्म में लाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है कुछ लोगों के लिए। सवाल ठीक था। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द रेजिस्टेंस ऑफ ईच स्ट्रेट सेक्शन इज 2 ओम, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो हमारे पास ये सर्किट दिया है, ए और बी के अक्रॉस जो है आपको निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम इनमें सिमेट्री ढूंढते हैं, इसमें क्या फोल्डिंग सिमेट्री है, क्या इसमें मिरर सिमेट्री है। तो आप यहां कह सकते हैं कि इसमें फोल्डिंग सिमेट्री साफ साफ दिख रही है कि ये यदि मैं ए और बी को ज्वाइन करते हुए एक लाइन बना देता हूं तो ए से ए बी इस लाइन से ऊपर का जो हिस्सा है वो इसका मिरर इमेज है, कह सकते हैं आप फोल्ड कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा आइडेंटिकल है तो इनको फोल्ड किया जा सकता है एक दूसरे के ऊपर। तो मैं इसको फोल्ड कर दूंगा इसके ऊपर, ठीक है। तो देखिए ये डायग्राम आपको कैसे मिलेगा, इसको इसके ऊपर रख देंगे तो ये खत्म हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास r/2, ठीक है। r/2 लिखूंगा अभी मैं, ये इसके ऊपर फोल्ड हो जाएगा तो ये गायब हो जाएगा, ये इसके ऊपर फोल्ड हो जाएगा तो ये गायब हो जाएगा, ये आ जाएगा किसके ऊपर, ये आ जाएगा नीचे लाए ना इसको, तो ये इसके ऊपर आ जाएगा तो ये गायब हो जाएगा, और ये आ जाएगा इसके ऊपर, नहीं ये नीचे आएगा। देखिए ये से ये हो गया, ये से ये हो गया, ये से ये हो गया, और इससे हो गया आपका ये वाला, ये भी चला गया, और इसको नीचे लाएंगे तो इससे ये हो जाएगा तो ये भी चला गया, और इससे हो जाएगा ये वाला तो ये भी हो जाएगा, इससे ये वाला था इससे ये वाला है तो ये भी चले गया आपके पास, इससे ये तो ये दोनों भी चले जाते हैं। तो ये आपके पास जो है बचता है पूरा सर्किट, और यहाँ पे सारे जो रेजिस्टेंसेस हैं वो मिलने वाले हैं आपको r/2 r/2 और r/2 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 r/2
r/2 r/2 r/2। अब हमें इसे सॉल्व करना है कि r/2 सीरीज में है, तो ये बन गया आपके पास r, ये दोनों खत्म, और यहां पे आपको मिल रहा है कि r/2 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 r/2, तो r/2 सीरीज में r बन गए, r/2 सीरीज में r बन गए, तो नीचे का r और ऊपर का r कितना बन गया r/2, ये एक r/2 ऑलरेडी है, तो यहाँ r/2 और यहाँ एक और r/2, ये भी r/2, ये भी r/2 और ये भी r/2, तो ये बन गया आपके पास r, तो ये b है आपके पास, ये a है, सारे आपके पास सीरीज में है, तो r/2 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 3r/2 3r/2 प्लस 2r, so 2r प्लस 3r/2, तो 7r/2 आपको यहाँ पे मिल जाता है r इक्विवेलेंट की वैल्यू, और स्मॉल r की वैल्यू जो है किसके बराबर है, 2 ओम के बराबर है, यहाँ पे 2 पुट कर दीजिए, r की वैल्यू 7/2 इंटू 2, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 7 के बराबर। तो यहाँ पे मिरर सिमेट्री लगाने से एक बार में ये जो है फोल्ड हो गया और आसान सा सर्किट बन गया। सवाल जो है इसको कह सकते हैं कि ये एवरेज सवाल है, सो 3 आउट ऑफ 5 जो है इसे दिया जा सकता है। ये लास्ट सवाल था। ये 3 प्लेलिस्ट हैं मेजर हमारी चैनल पर, और ये आपको यदि आप जेईई मेन का तैयारी कर रहे हैं, जेईई मेन 2021 का लास्ट अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो ये एनटीए अभ्यास का जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ये जो है जेईई मेन का जो क्रैश कोर्स है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एचसीबी में अभी इसको प्रायोरिटी नहीं दूंगा, यदि आप 4th अटेम्प्ट देना चाह रहे हैं तो ये जरूर करें यार, है ना, बहुत सही है, बहुत बढ़िया है, मतलब मैं खुद देखता हूँ कभी कभी तो लगता है हाँ यार ठीक ठाक है, अच्छा है, मतलब काफी, तो जरूर करें। बहुत ज्यादा इसमें आपको जो है स्टडी मटेरियल जो है बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में जो है आपको यहाँ पे मिलेगा। सेम गोज फॉर दिस, बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, इसमें कोई भी कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट है, ठीक है। तो जरूर चेकआउट कीजिए, और वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, यूट्यूब एल्गोरिथम समझते हैं, लाइक जब तक नहीं करोगे वीडियो को तब तक वीडियो जो है हमारा रीच नहीं होता है, रीच नहीं बढ़ता है उसका। सो प्लीज लाइक कीजिए यदि आपको पसंद आई तो वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।